केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। 12th केमिस्ट्री के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और आज का हमारा लेक्चर नंबर 43 है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया वेग पढ़ रहे थे। और रासायनिक अभिक्रिया वेग में हमने कल दो प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के वेग देखे थे। एक था हमारा औसत वेग और दूसरा था हमारा ताक्षणिक वेग, जिसमें औसत वेग पर हमने चर्चा कर ली थी और आज हम ताक्षणिक वेग पर चर्चा करेंगे। तो आइडिया हमारा ताक्षणिक वेग। देखो औसत वेग क्या होता था और ताक्षणिक वेग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने देखा था जैसे किसी रिएक्शन में कंप्लीट अभिक्रिया का वेग निकाला जाए, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग निकाला जाए, या अधिक अंतर या सांद्रता परिवर्तन पर वेग निकाला जाए, तो वो तो हमारा होता है औसत वेग। लेकिन अनंत सूक्ष्म परिवर्तन पर या किसी निश्चित क्षण पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है, तो उस वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। और यहाँ समय अंतराल को अनंत सूक्ष्म परिवर्तन पर लेते हैं, अर्थात बहुत कम समय अंतर पर ताक्षणिक वेग को ज्ञात किया जाता है, जो कि प्रायोगिक रूप से इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसे माना गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया का निश्चित क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग कहलाता है। नोट करोगे इसे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। देखो ताक्षणिक वेग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यह अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है और यह अभिक्रिया की क्या है? अंतिम सांद्रता है। तो हमें किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। जैसे ये बिंदु हमने मान लिया C1 है और ये बिंदु हमारा है C2। तो C1 पर और C2 के बीच में, मतलब C1 से लेकर और C2 के बीच में जितनी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, उस अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन के आधार पर, कम परिवर्तन के आधार पर किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया वेग को ज्ञात करना है। तो इस आरेख में ये वाला वक्र हमारे समय को बताता है और ये वाला हमारा बताता है सांद्रता को, कंसंट्रेशन को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परिवर्तन हुआ है, उस समय में मान लिया C1 समय के समय हमारा टाइम T1 था, और जब सांद्रता C2 थी उस समय मान लिया टाइम क्या है? T2 है। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग ज्ञात करना है, तो उस अभिक्रिया में उस बिंदु से स्पर्श करती हुई एक सीधी रेखा, स्पर्श रेखा खींचते हैं, और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो ढाल हमारे tan थीटा के बराबर होता है। और ये ढाल
ताक्षणिक वेग की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ध्यान रखने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताक्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण पर ज्ञात किया जाता है, जबकि औसत वेग में अभिक्रिया में संपूर्ण अभिक्रिया का वेग हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। प्रायोगिक रूप से ताक्षणिक वेग को ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम ताक्षणिक वेग को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ताक्षणिक वेग में समय अंतराल को अनंत सूक्ष्म परिवर्तन में लिया जाता है, अर्थात समय अंतराल बहुत कम होता है। तो जो औसत वेग में पढ़ा था उसमें यदि डेल्टा टी की लिमिट 0 कर दी जाए, अर्थात अनंत सूक्ष्म परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो औसत वेग ही हमारा क्या बन जाएगा, ताक्षणिक वेग बन जाएगा। तो इसके अंदर लिखोगे ताक्षणिक वेग में, ताक्षणिक वेग में समय अंतराल को अनंत सूक्ष्म, जिसकी लिमिट 0 में लिया जाता है, जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। तो मान लिया हमने हमारा जो एवरेज औसत वेग था वो था, वेग बराबर हमने पढ़ा था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस। लेकिन इसमें लिमिट हम क्या लगा दें, इसमें हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी, हमने लिमिट लगा दी लिमिट डेल्टा टी इज 0। तो ये हमारा कौन सा वेग कहलाएगा, ताक्षणिक वेग। अगर लिमिट डेल्टा टू 0 लगा दे तो ये हमारा कौन सा वेग कहलाएगा, ताक्षणिक वेग। क्योंकि ताक्षणिक वेग में समय अंतराल को क्या लिया जाता है, अनंत सूक्ष्म। तो देखो 3 प्रकार के डेल्टा होते हैं। एक डेल्टा हमारा ये वाला होता है, एक डेल्टा ये होता है, और एक अवकलज वाला डेल्टा होता है। तीनों ही डेल्टा परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तन को। लेकिन बहुत अधिक परिवर्तन हो, बहुत अधिक परिवर्तन हो तो उस समय इस वाले डेल्टा का यूज करते हैं। जब परिवर्तन मध्यम परिवर्तन हो, मध्यम परिवर्तन हो तो उसके लिए इस वाले डेल्टा का यूज करते हैं। और जब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो अवकलज वाले डेल्टा का हम यूज करते हैं। तो यहाँ लिमिट डेल्टा टी के 0 कर दिया, अर्थात अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को बता रहा है। तो अब ये डेल्टा के स्थान पर अवकलज वाले डेल्टा का फॉर्मूला लग जाएगा प्लस माइनस डीसी अपॉन के क्या, dt, जो dc का मतलब है c2 माइनस के c1 और dt का मतलब है t2 माइनस के t1। तो हमारे पास ये ताक्षणिक वेग का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब प्रायोगिक रूप से हम ताक्षणिक वेग की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं कि जिस बिंदु पर हमें ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है, मान लिया P बिंदु पर हमें ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा का ढाल होता है वो ही हमारे ताक्षणिक वेग को बताता है, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। तो इसी के नीचे हम नोट करेंगे P बिंदु पर ताक्षणिक वेग की, P बिंदु पर ताक्षणिक वेग की गणना करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जिसके ढाल के आधार पर, और ढाल किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। ढाल के आधार पर
इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्लस माइनस dc अपॉन के dt। ये हमारे किसको प्रदर्शित करता है, ताक्षणिक वेग को। इसे यहाँ तक आप नोट करोगे और साथ में आपको ये आरेख भी बताना है। जिस बिंदु पर हमने यहाँ पर ताक्षणिक वेग की गणना करनी है वो बिंदु P है, तो उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा का ढाल है जो tan थीटा के बराबर होगा और इस ढाल के आधार पर ही हम ताक्षणिक वेग की क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। नोट करो इसे। ताक्षणिक वेग के बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा, वेग हमने दो प्रकार के पढ़े, एक था हमारा औसत वेग और एक हो गया हमारा ताक्षणिक वेग। इसके बाद में अभिक्रिया वेग का स्टोइकियोमीट्रिक संबंध हमारा नया टॉपिक होगा। टॉपिक लिखोगे अभिक्रिया वेग एवं स्टोइकियोमीट्रिक संबंध, जिसे स्टोइकियोमीट्री को हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण नीति। रस समीकरण और रस समीकरण में भी एक सभी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का क्या करता है, कार्य करता है, बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो देखो अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमीट्रिक संबंध में क्या अंतर है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूँ A प्लस B और उससे प्रोडक्ट मिल रहा है C प्लस का D, तो इसमें अभिक्रिया वेग को हम दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक हम अभिक्रिया वेग को हम अभिकारकों की सांद्रता के आधार पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं और एक अभिक्रिया वेग को हम यहाँ उत्पादों की सांद्रता के आधार पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने कहा था अभिकारकों की सांद्रता के आधार पर प्रदर्शित करेंगे तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, उसके लिए वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का यूज किया जाता है और उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ लगातार वृद्धि होती है, उसके लिए वहाँ पर धनात्मक चिन्ह का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ अभिक्रिया वेग को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभिक्रिया वेग बराबर, अब एक ही सांद्रता के आधार पर करेंगे तो dA अपॉन के dt, एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय और अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, इसलिए इसका यूज करेंगे माइनस का। यदि B सांद्रता के आधार पर लिखें तो वही अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह और dV अपॉन के क्या dt, अर्थात B की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। ये तो हमने अभिकारकों की सांद्रता के आधार पर अभिक्रिया का वेग देख लिया। अब उत्पादों की सांद्रता के आधार पर देखें तो उत्पाद के लिए प्लस का चिन्ह आता है, तो इसे हम लिखेंगे dC अपॉन के क्या dt, और यदि इसके लिए लिखें तो dd अपॉन के क्या dt, और उत्पादों के लिए दोनों में किसका चिन्ह आता है, प्लस का। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A के विलुप्त होने की दर व B के विलुप्त होने की दर C व D के बनने की दर के क्या है, बराबर है। तो हम अभिक्रिया वेग को
चारों के बराबर लिख सकते हैं कि ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय बराबर बी की सांद्रता में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय बराबर सी की सांद्रता में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय बराबर डी की सांद्रता में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय। लेकिन अभिकारकों की सांद्रता में तो कमी होती है, इसलिए ए और बी के आगे तो हमने ऋणात्मक चिन्ह का यूज किया है, और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए हमने सी और डी के आगे प्लस का चिन्ह यूज किया है। लेकिन यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री संबंध का मतलब है कि यहाँ पर दोनों अभिकारकों और उत्पादों के यहाँ पर रस समीकरण नीति देखें तो ए का भी एक अणु है, बी का भी एक अणु है, सी का भी एक अणु है और डी का भी एक अणु है। तो इनके विलुप्त होने की दर अभिकारकों के और उत्पाद के बनने की दर क्या है, लगभग बराबर है। लेकिन मैं एग्जाम्पल नंबर 7 देखूं, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 2a और उससे बन रहा है b प्लस a क्या c। तो अब इस अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात इसमें यहाँ है कि अभिकारकों के विलुप्त होने की दर b और c के बनने की दर की क्या है, दुगनी है, क्योंकि इसके आगे क्या लग रहा है, 2 लग रहा है। तो इसके अभिक्रिया वेग को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, अभिक्रिया वेग बराबर dA अपॉन d क्या dt, अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह बराबर b के लिए लिख सकता हूँ dB अपॉन k क्या dt बराबर प्लस में dC अपॉन k क्या dt। क्या ये समीकरण बराबर है तीनों? नहीं, क्योंकि इसके आगे क्या लग रहा है, 2 लग रहा है, अर्थात a के विलुप्त होने की दर दुगनी है बजाय इसके b के। तो इसकी दर दुगनी है, तो दुगनी दर को आधी करने के लिए मैं जो रस समीकरण विधि का जो अंक होता है उसको रिवर्स में लिख दिया जाता है, 2 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1/2। तो जो अंक होंगे चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, तो वहां पर अभिक्रिया वेग को संतुलित करने के लिए जो अंक है उसको उसके अपॉन में लिख देते हैं। जैसे मैं तीसरा एग्जांपल और देखूं, तीसरा एग्जांपल हमारा ये हुआ 3a बराबर 2b प्लस के यहाँ क्या बन रहा है c। तो इस अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभिक्रिया वेग बराबर 3 के लिए लिखोगे 1/3 dA अपॉन k क्या dt, b के लिए लिखोगे 1/2 dB अपॉन k क्या dt, और c के लिए कोई नियम का के 1 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 करोगे तो बात वही है, तो यहाँ लिख सकता हूँ dC अपॉन k क्या dt। तो इस प्रकार से अभिक्रिया वेग और रस समीकरण रीति में संबंध दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्री मात्रात्मक भार संबंध को दर्शाता है, जो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कार्य करता है। अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करते समय स्टोइकियोमेट्रीय अंक को एक के बटे में लिखा जाता है। तथा अभिकारकों की सांद्रता के लिए ऋणात्मक चिन्ह
वह उत्पादों की सांद्रता के लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो हमने देख रखा है अभिकारकों से पहले तो माइनस का चिन्ह यूज ले रखा है और उत्पादों से पहले किसका चिन्ह यूज ले रखा है, प्लस का। और यदि कोई अंक होता है तो मैंने यहाँ लिखा है अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करते समय स्टोइकियोमेट्री अंक जैसे 2 है तो उसको 1 के बटे में अर्थात रिवर्स लिखेंगे, 2 के स्थान पर 1/2 लिखेंगे, 3 के स्थान पर 1/3 लिखेंगे, 2 के स्थान पर 1/2 लिखा जाता है। अभिकारकों की सांद्रता के लिए ऋणात्मक और उत्पादों की सांद्रता के लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसको लिखकर ये 3 एग्जांपल आप नोट करोगे। उसके बाद चौथा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिसका अभिक्रिया वेग आपको स्टोइकियोमेट्री संबंध के अंदर दर्शाना है। नोट करोगे। इसके बाद जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है जिसके लिए हमें अभिक्रिया वेग पर स्टोइकियोमेट्री संबंध को दर्शाना है वो फोर्थ एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है हमारा इस रिएक्शन के लिए N2 + 3H2 और उससे बन रहा है 2NH। हेबर प्रक्रम विधि जिससे अमोनिया बनाया जाता है उसके लिए भी अभिक्रिया वेग लिखना है तो हम इसका अभिक्रिया वेग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर देखो अभिकारक है दोनों एक तो इनके लिए चिन्ह किसका यूज करेंगे, ऋणात्मक D नाइट्रोजन में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। आगे कोई समीकरण में नियम कहने दर्शाने की जरूरत नहीं है। 3H में 3 आ गया तो 3 के लिए क्या कर दोगे, 1 के बटे में लगा देंगे 3 और अभिकारक के लिए आगे किसका चिन्ह आ जाएगा, ऋणात्मक का और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय DH2/KD। इसके बाद अब उत्पाद आ गया, उत्पाद के लिए किसका चिन्ह यूज करोगे, प्लस का और 2 का रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो इस समीकरण के लिए अभिक्रिया वेग ये होगा। नॉट कन्वर्स। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वह है
अभिक्रिया वेग एवं वेग स्थिरांक। अभिक्रिया वेग एवं वेग स्थिरांक। अभिक्रिया वेग एवं वेग स्थिरांक। और यहाँ एक नियम चलेगा वेग स्थिरांक के लिए, द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम। तो द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम दिया था वो गुलबर्ग वादी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो पहला लिखो यह नियम गुलबर्ग व वागे नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस नियम के अनुसार तो गुलबर्ग और वागे ने क्या बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उनके क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यही नियम किसका था? द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम, जिसे गुलबर्ग तथा वागे नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो हम लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है। यह नियम दिया गुलबर्ग और वागे ने, जिसे कहते हैं द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम। तो मान लिया मैंने कोई रिएक्शन लिख दी, जैसे रिएक्शन है A + B और उससे बन रहा है C + D। तो द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम अनुसार यदि मैं अभिक्रिया वेग लिखूं, अभिक्रिया वेग को लिखूं, तो अभिक्रिया वेग समानुपाती होगा किसके? क्रिया कारकों की सांद्रता। तो क्रिया कारक कौन कौन है यहाँ? एक तो A और एक क्या B। तो एक तो A की सांद्रता के और एक B की सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती। अभिक्रिया वेग को मैं लिख सकता हूँ क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपूर्ण परिवर्तन में लगा समय, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट क्या लग गया? K। तो यहाँ आ गया A और क्या B। यहाँ लिखोगे यहाँ K अभिक्रिया वेग स्थिरांक या वेग गुणांक कहलाता है। नोट करोगे इसे। इसी के आधार पर हम दूसरा एग्जांपल ले। मान लिया मैंने लिखा स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C, स्मॉल d कैपिटल D कोई अभिक्रिया वेग है। और इसके लिए हम अभिक्रिया वेग द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार लिखे तो यहाँ दो सांद्रता है, दो क्रियाकारक, एक तो A और एक क्या B। तो इनका स्टोइकोमेट्रिक संबंध है वो इनके पावर में आ जाएगा। तो A के पावर में A और B की पावर में क्या आ जाएगा? B। तो अभिक्रिया वेग को मैंने लिख दिया
क्रिया कारकों की सांद्रता 1 इकाई हो, अर्थात इसका मान 1 मान लिया जाए, a की पावर a का और b की पावर b की वैल्यू क्या मान ली जाए, 1 मान ली जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास अभिक्रिया वेग है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का विशिष्ट स्थिरांक या वेग स्थिरांक वह इकाई होती है जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता 1 इकाई होती है। तो यहाँ वेग स्थिरांक की परिभाषा इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह इकाई होती है जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता होने पर यह अभिक्रिया वेग के तुल्य होती है। मतलब अभिक्रिया वेग होगा वो ही आपका क्या होगा, वेग स्थिरांक, लेकिन कब होगा, जब क्रिया कारकों की क्या मान ली जाए, इकाई सांद्रता अर्थात इसकी वैल्यू क्या मान ली जाए, 1 मान ली जाए। या अथवा लगा के दूसरी परिभाषा में ऐसे भी लिख सकता हूं, वेग नियतांक अभिक्रिया का वह वेग है जिसमें क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता होती है, क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता होती है। तो दोनों में से वेग नियतांक की आप कोई सी भी परिभाषा लिख सकते हो। और आज हमने अभिक्रिया वेग स्टोइकियोमेट्री संबंध देखा और वेग नियतांक देखा, और हमने दूसरे प्रकार का अभिक्रिया वेग देखा, ताक्षणिक वेग। और आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।